क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऐप पर आप सुबह उठते ही सबसे पहले मैसेज चेक करते हैं वो अपना घर कैसे चलाता है? एप्पल अपने आईफोन बेचकर खरबों कमाता है। गूगल आपके हर सर्च पर आपको विज्ञापन दिखाता है। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स भी आपसे हर महीने पैसे लेता है। लेकिन व्हाट्सएप 3.3 अरब लोग रोजाना 150 अरब मैसेज और 0 सब्सक्रिप्शन फीस, कोई विज्ञापन नहीं, कोई गेम नहीं। फिर भी 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने इसके लिए $19 बिलियन यानी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए चुकाए। जरा सोचिए, उस वक्त व्हाट्सएप की कमाई कितनी थी? बिल्कुल 0। यह सिलिकॉन वैली के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था या फिर एक मास्टर प्लान? आज हम उस साइलेंट बिलियनियर का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे दुनिया व्हाट्सएप कहती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी लग्जरी ऑफिस में नहीं, बल्कि याहू के एक रिजेक्शन लेटर से हुई थी। जॉन कॉम एक ऐसा इंसान जिसे याहू ने नौकरी से निकाला और फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया। जिस कंपनी ने उसे नौकरी के लायक नहीं समझा, उसी कंपनी को उसने अपना बनाया हुआ ऐप $19 बिलियन में बेचा। लेकिन इस सौदे के पीछे एक ऐसी शर्त थी जिसने आगे चलकर टेक की दुनिया में सबसे बड़ा सिविल वॉर छेड़ दिया। जॉन कॉम का बचपन सोवियत यूक्रेन में बीता, जहां दीवारों के भी कान थे। पुलिस बातें सुनती थी, प्राइवेसी एक सपना था। जब वो अमेरिका आए तो उनके मन में एक ही बात थी, मैं एक ऐसा ऐप बनाऊंगा जहां 2 लोग बात करें तो तीसरा कोई ना सुन सके। ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर उन्होंने व्हाट्सएप बनाया। उनका ऑफिस एक पुराना वेयरहाउस था, कोई साइन बोर्ड नहीं था। उन्होंने अपनी मेज पर एक नोट चिपकाया था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। उनके लिए एड्स सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं थे, बल्कि इंसानी दिमाग की चोरी थे। जब 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने इन्हें खरीदा तो पूरी टेक इंडस्ट्री हिल गई। लोगों ने कहा मार्क पागल हो गया है, लेकिन मार्क पागल नहीं था, वो नेटवर्क इफेक्ट खरीद रहा था। उसे पता था कि अगर दुनिया के सारे लोग एक ही कमरे में बंद हैं, तो उस कमरे की चाबी की कीमत अनमोल है। डील होने के 3 साल बाद टकराव शुरू हुआ। जुकरबर्ग चाहते थे कि व्हाट्सएप के अंदर टारगेटेड एड्स आए। वो चाहते थे कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के एल्गोरिदम को फीड करे। एक मीटिंग में ब्रायन एक्टन ने जुकरबर्ग से कहा, तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। जुकरबर्ग ने जवाब दिया, मैं इसे एक बिजनेस बना रहा हूं। ब्रायन ने अपना $850 मिलियन का अनवेस्टेड स्टॉक छोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं छोड़ी, बल्कि प्राइवेसी के लिए एक नई सेना खड़ी की, सिग्नल ऐप। उन्होंने सिग्नल को $50 मिलियन दिए ताकि वो व्हाट्सएप का सबसे बड़ा सिरदर्द बन सके। लेकिन क्या जॉन कॉम और ब्रायन के जाने के बाद व्हाट्सएप सिर्फ एक जासूसी टूल बनकर रह गया? अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे समझने के लिए आपको एक बिजनेस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक चाहिए। व्हाट्सएप ने विज्ञापनों को यूजर की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि बैकएंड में छिपा दिया है। इसे कहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। यहाँ फ्री का खेल खत्म होता है। मेटा ने मैसेजिंग को 4 कैटेगरी में बांटा है। 1 यूटिलिटी मैसेजेस जैसे बैंक का ओटीपी या फ्लाइट अपडेट। 2 ऑथेंटिकेशन, लॉगिन कोड्स। 3 मार्केटिंग, डिस्काउंट ऑफर्स और प्रमोशंस। 4 सर्विस, जब आप कस्टमर केयर से बात करते हैं। जब HDFC बैंक आपको एक OTP भेजता है तो वो मेटा को करीब 40 पैसे देता है। लेकिन जब मिंत्रा आपको 50% ऑफ का मार्केटिंग मैसेज भेजता है तो मेटा उनसे करीब 70 से 80 पैसे चार्ज करता है। सोचिए, सिर्फ भारत में रोजाना करोड़ों ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं। ये एक ऐसा टैक्स है जो हम नहीं देते, लेकिन कंपनियां खुशी खुशी देती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैसेज ओपन होने की दर 98% है। ईमेल की तरह ये स्पैम फोल्डर में नहीं मरता। मेटा का सबसे मास्टर स्ट्रोक है इंस्टाग्राम और फेसबुक विज्ञापनों का एकीकरण। जब कोई छोटा बिजनेस फेसबुक पर ऐड चलाता है तो जुकरबर्ग उसे कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप का बटन देते हैं। यहाँ मेटा 2 तरफा कमाई करता है, पहले उस विज्ञापन को दिखाने के पैसे, और फिर जब ग्राहक व्हाट्सएप पर आता है तो उस बातचीत को मैनेज करने के लिए बिजनेस टूल्स के पैसे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर फनल है, जहां आप एंटर फेसबुक से होते हैं और एग्जिट व्हाट्सएप पर पेमेंट करके। Your messages are end-to-end encrypted.
ये लाइन हमें सुकून देती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल ट्रैप है। भले ही व्हाट्सएप आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो आपका मेटा डेटा देख सकता है। और डेटा साइंस की दुनिया में कंटेंट से ज्यादा कीमती मेटा डेटा होता है। इसे एक एनालॉजी से समझे। मान लीजिए आप एक लिफाफा भेजते हैं। व्हाट्सएप लिफाफे के अंदर की चिट्ठी नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो लिफाफे के ऊपर लिखा टू और फ्रॉम एड्रेस देख सकता है। वो ये देख सकता है कि लिफाफा कितना भारी है, वो किस समय भेजा गया और आप कितनी बार उस इंसान को लिफाफा भेजते हैं। मेटा के पास आपका सोशल ग्राफ है। उसे पता है आप किस डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आप किस रियल एस्टेट एजेंट के संपर्क में हैं, आप घर खरीदने वाले हैं, आप रात को 2 बजे किससे चैट कर रहे हैं। जब ये डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के डेटा से मिलता है, तो मेटा की एआई मशीन को पता चल जाता है कि आपको इस वक्त एक होम लोन या डायबिटीज की दवा का एड दिखाना है। आपकी चैट प्राइवेट है, लेकिन आपकी हस्ती पूरी तरह से मेटा के पास बिक चुकी है। 2024 में व्हाट्सएप के अंदर एक नीले रंग का गोला आया, मेटा एआई। लोग इसे एक खिलौना समझ रहे हैं, लेकिन ये जुकरबर्ग का फाइनल फ्रंटियर है। मेटा के पास दुनिया का सबसे बड़ा कन्वर्सेशनल डेटा है। उनका एआई मॉडल उस डेटा से सीख रहा है कि इंसान कैसे बात करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। आने वाले समय में व्हाट्सएप छोटे बिजनेसेस को एआई एजेंट्स बेचेगा। एक छोटा दुकानदार जो खुद 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रह सकता, वो मेटा को हर महीने एक फीस देगा ताकि उसका व्हाट्सएप एआई ग्राहकों के ऑर्डर ले सके, मोल भाव कर सके और पेमेंट कलेक्ट कर सके। ये सिर्फ एक चैट ऐप नहीं रह जाएगा, ये एक डिजिटल एम्प्लॉय बन जाएगा और इस कर्मचारी की सैलरी सीधे मार्क जुकरबर्ग की जेब में जाएगी। पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ। भारत व्हाट्सएप के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये उनका फ्यूचर बैंक है। चीन में वीचैट है, जहां लोग मैसेजिंग, पेमेंट और सरकारी काम एक ही ऐप से करते हैं। व्हाट्सएप भारत में वही सुपर ऐप बनना चाहता है। जियो मार्ट इंटीग्रेशन, आप सीधे व्हाट्सएप के अंदर किराने का सामान ब्राउज कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेंगलोर और दिल्ली मेट्रो के टिकट अब व्हाट्सएप पर है। आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने या लाइन में लगने की जरूरत नहीं। गवर्नेंस, आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लेकर डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स तक सब व्हाट्सएप पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रोड़ा है, गूगल पे और फोन पे। भारत का पेमेंट मार्केट यूपीआई पर चलता है। व्हाट्सएप पे देर से आया, लेकिन उसके पास एक इनविजिबल वेपन है। फोन पे खोलने के लिए आपको एक इरादा चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप तो आप पहले से ही खोले बैठे हैं। बस एक रुपी आइकॉन पर क्लिक करना है और पैसे ट्रांसफर। जुकरबर्ग जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने पेमेंट के मामले में भारतीयों का भरोसा जीत लिया, उस दिन वो भारत की पूरी इकोनॉमी के गेटकीपर बन जाएंगे। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं और व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। क्या होगा? सिर्फ आपकी गुड मॉर्निंग इमेज नहीं रुकेगी, हजारों बिजनेसेस के ऑर्डर्स रुक जाएंगे, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, करोड़ों लोगों का संपर्क अपने परिवार से टूट जाएगा। आज दुनिया व्हाट्सएप पर इतनी निर्भर है कि इसका बंद होना किसी देश की बिजली कट जाने जैसा है। इसे कहते हैं टू बिग टू फेल। अब इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन समझते हैं। व्हाट्सएप का साइलेंट बिलियनर बनना इस बात का सबूत है कि इस डिजिटल युग में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि अटेंशन और रिटेंशन है। जुकरबर्ग ने $19 बिलियन ऐप के लिए नहीं, बल्कि आपके समय के लिए दिए थे, और आज वो हर सेकंड उस निवेश पर ब्याज वसूल रहे हैं। चाहे वो बिजनेस मैसेजिंग से हो, मेटा डेटा से हो या आने वाले एआई रेवोल्यूशन से। अगली बार जब आप व्हाट्सएप पर फ्री में किसी को मैसेज भेजें, तो याद रखिएगा, अगर आप प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद प्रोडक्ट हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां आपकी प्राइवेसी सिर्फ एक सेटिंग है जिसे कोई भी कभी भी बदल सकता है? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी सोचते हैं कि व्हाट्सएप सिर्फ एक चैटिंग ऐप है। नीचे कमेंट्स में बताएं, एनवीडिया वर्सेस मेटा, आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखिए।